Hello everyone, welcome to काम क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अभी तक एंसेंट हिस्ट्री में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आप लोग उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप काम क्लासेस पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद जब मौर्योत्तर काल आया उसमें हमने बताया था कि कुछ विदेशी आक्रमण भी मौर्योत्तर काल में हुए थे, जिनको आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल के बाद हुए थे। तो मौर्योत्तर काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। ठीक, तो उस समय जो है मौर्योत्तर काल में भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। वो 4 विदेशी आक्रमण क्या थे? इंडो ग्रीक, शंक वंश का आक्रमण, पहलव वंश और कुषाण वंश। ये 4 जो थे विदेशी आक्रमण भारत पर मौर्योत्तर काल में हुए थे, मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद। तो हम इनको एक एक करके आगे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इंडो ग्रीक आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो पहला हम इंडो ग्रीक के बारे में देखते हैं। इंडो ग्रीक को ही जो है हिंद यूनानी भी कहते हैं। ठीक, तो मौर्योत्तर काल में यूनानी जो है वो बैक्ट्रिया से भारत आए थे। ये बैक्ट्रिया से भारत कहाँ से आए थे? तो हिंदकुश पर्वत के पश्चिम से ये भारत में प्रवेश किए थे जो यूनानी थे। तो मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला जो सबसे पहला यवन था वो था ड्रेमेटियस प्रथम, जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था मौर्योत्तर काल में। ठीक, और उसी समय बैक्ट्रिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूक्रेटाइड्स ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया, जो कि दूसरा था। तो इसी कारण भारत में कुल 2 शासन स्थापित हुए। तो देखते हैं, तो पहला जो वंश था वो था ड्रेमेटियस वंश। ठीक, और दूसरा जो वंश था वो था यूक्रेटाइड्स वंश। ठीक, और इसके संस्थापक ड्रेमेटियस वंश के संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे ड्रेमेटियस प्रथम, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो शाकल यानी शायलकोट को अपनी राजधानी बनाई। और दूसरे संस्थापक जो थे यूक्रेटाइड्स वंश के संस्थापक यूक्रेटाइड्स थे। ठीक, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो तक्षशिला को बनाई। आगे देखते हैं, तो ड्रेमेटियस वंश की राजधानी शाकल थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था मिनांडर था। ठीक, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। जो बौद्ध साहित्य थी उसमें मिनांडर को मिलिंद भी कहा गया है। ठीक, और ये जो था सबसे प्रतापी शासक था ड्रेमेटियस वंश का। ठीक, इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया परंतु हार गया। इसने जो है पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया परंतु ये उस समय हार गया था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेना के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। ये कहाँ? तो ये कथा मतलब कि जो बौद्ध ग्रंथ लिखी गई है उसमें ये कथा है, जिसमें ये कहा गया है कि मिनांडर जो है वो नागसेना के साथ वाद विवाद के बाद जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। यूक्रेटाइड्स वंश की राजधानी तक्षशिला थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था एंटियालकिड्स था। ठीक, इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हीलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की? तो ये हीलियोडोरस ने की। इससे पता चलता है कि हीलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म धारण किया था। इससे पता चलता है कि हीलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म धारण किया था। आगे देखते हैं, यूनानी संपर्क का प्रभाव क्या पड़ा? तो ज्योतिषी के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी भारतीयों में यूनानियों से ही सीखी थी। जो भविष्य बताने की कला भारत में आई वो यूनानियों के कारण ही आई थी, जिसमें हम नक्षत्रों को देखकर भविष्य बता सकते थे। सिक्के बनाने की कला में भी भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। ठीक, यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने से लिखित सिक्के चलाए, जिन पर एक ओर राजाओं की तथा दूसरी ओर देवता या अन्य चिन्हों की आकृति होती थी। यूनानियों पर
यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया। हीलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म एवं मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। तपस्या व योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से सीखी। ठीक, तो ये हो गए आपके यूनानियों के संपर्क का प्रभाव। आगे देखते हैं तो शक आक्रमण देखते हैं अब। तो यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता है। जो शक राजा थे उनको क्षत्रप कहा जाता था। यह भारत में आकर 5 जगहों में बसे थे। जो शक राजा थे वो कहाँ कहाँ बसे थे, तो पहला जो था वो था कांधार में बसे, दूसरा तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन में और नासिक में जो थे ये शक जो थे वो आकर बसे और वहीं पर इन्होंने पहला अपना आक्रमण किया। ठीक, तो तक्षशिला के बारे में, इस शाखा के शासक एजेलिसेज के सिक्के पर भारतीय देवी लक्ष्मी की चित्र अंकित है, जो कि आप इस चित्र में, इस डायग्राम में, फिगर में देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं तो मथुरा में शक शासक के बारे में देखते हैं। तो 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने मथुरा के शक शासक को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की। जो विक्रम संवत जो शुरू हुआ वो 57 ईसा पूर्व में ही शुरू हुआ था, जो कि विक्रमादित्य द्वारा चालू किया गया था। अब नासिक के शक शासक के बारे में देखते हैं। तो इस शाखा के सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान थे। नहपान ने जो सतवाहनों से महाराष्ट्र का एक बड़ा भूभाग छीना था। ठीक, परंतु सतवाहन शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी ने इसे पराजित कर दिया था, जिसका प्रमाण हमें नासिक के जोगलथंबी में मिले सिक्के में पता चलता है। यानी जो नासिक में हमें नासिक के जोगलबंदी में जो सिक्के हमें मिले प्रमाण स्वरूप, उसमें यह पता चलता है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने जो है नासिक के शक शासक नहपान को पराजित किया था। आगे देखते हैं हम। सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। जो उज्जैन का रुद्रदामन था वो सबसे प्रतापी शक शासक था। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। जो गुजरात में सुदर्शन झील है उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और ये हमें कैसे पता चलता है, तो ये हमें जो अभिलेख मिला था जूनागढ़ अभिलेख उससे पता चलता है। और ये अभिलेख जो है वो सबसे पहला जो संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। ठीक, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने, जो ये सुदर्शन झील था उसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक, आगे देखते हैं। अब पहलव वंश देखते हैं। तो पहलव मध्य एशिया में ईरान से आए थे। पहलव कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया में जो आए थे वो मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में इस वंश का प्रथम शासक जो था वो था मिथ्रिडेटस था, जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो था गोंडोफर्निस हुआ। गोंडोफर्निस ने तक्षशिला को जो है अपनी राजधानी बनाई। इसके शासनकाल की जानकारी तख्ते बही अभिलेख पेशावर से प्राप्त हुआ है। जो तख्ते बही अभिलेख था जो पेशावर में मिला था, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि जो पहलव वंश का जो पहला शासक था वो मिथ्रिडेटस था, और जो महत्वपूर्ण शासक था वो था गोंडोफर्निस, जिसने अपनी राजधानी को तक्षशिला बनाया था। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए। इसके शासनकाल में ही जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस वो भारत आए और भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। आगे देखते हैं। अब हम कुषाण वंश के बारे में देखेंगे। तो कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। जो पश्चिमी चीन था वहाँ के यूची जाति के जो थे वो कुषाण वंश के लोग थे। ठीक, लगभग 165 ईसा पूर्व में पश्चिम
चीन से खदेड़े जाने के बाद उसकी एक शाखा जो है, पश्चिमी चीन के जो लोग थे उनको जब वहाँ से भगाया गया तो वहाँ की जो एक शाखा थी वो अफ़गानिस्तान जो कि बैक्ट्रिया चली गई, और दूसरी शाखा थी वो तिब्बत आ गई, और यही जो दूसरी शाखा थी इसी ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कैडफिसर। कुजुल कैडफिसस जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक था। इसके बाद अगला शासक बना विम कैडफिसेस। इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो वो थे विम कैडफिसेस। ठीक, इसने भारत के गांधार, पंजाब व मथुरा क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। इसने जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो गांधार, पंजाब और मथुरा पर किया था। ठीक, यह शैव धर्म को मानता था। इसने तांबे के मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी और त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वराह शब्द अंकित करवाया था। ठीक, कौन सा शब्द अंकित करवाया था तो इसने महेश्वराह शब्द अंकित करवाया था, और एक तरफ सिक्के के शिव, नंदी और त्रिशूल इसके एक सिक्के में बने थे जो कि तांबे के होते थे। ठीक, आगे देखते हैं। तो कुषाण वंश में जो कनिष्क थे, कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। ठीक, कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसी उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत का आरंभ हुआ। जो शक संवत था वो कनिष्क द्वारा आरंभ किया गया था उसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। ठीक, जो कि 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क की राजधानी जो पेशावर है वो कनिष्क की राजधानी थी। ठीक, कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में। हमने बौद्ध धर्म में ये बात पढ़ी थी। इसी समय बौद्ध धर्म हियान और महायान शाखा में बट गया था। कनिष्क के समय में मथुरा कला एवं गांधार कला का जन्म हुआ। मथुरा कला और गांधार कला का जो जन्म हुआ था वो कनिष्क के समय में ही हुआ था, और इसी समय बौद्ध धर्म हियान और महायान शाखा में बटा था। ठीक, आगे देखते हैं। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क किसका अनुयायी था तो महायान शाखा का जो अनुयायी था वो कनिष्क था। ठीक, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में ही जारी किए गए थे, क्योंकि उस समय हिंदू कुश पर्वत के पास सोने की खानों का पता चला था। सोने की खान मिलने के कारण ही जो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के थे वो कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए थे। ठीक, कनिष्क के दरबार के जो विद्वान थे वो थे पार्श्व, विश्वामित्र, अश्वघोष और नागार्जुन एवं चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार के विद्वान थे। ठीक, कनिष्क का राजकवि जो था वो अश्वघोष था। अश्वघोष ने बुद्धचरित्र लिखा है। अश्वघोष ने बुद्धचरित्र लिखा है, हमने पिछले किसी वीडियो में इस बात की जानकारी दी थी। ठीक, नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे और इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की थी। चरक जो थे एक आयुर्वेदाचार्य थे और इन्होंने एक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम चरक संहिता थी। ठीक, आगे देखते हैं। रेशम मार्ग के बारे में जानते हैं हम। तो चीन के रेशम व्यापार को, जो चीन का रेशम व्यापार था ये व्यापार है। ठीक, चीन का रेशम व्यापार जो था वो यूरोप, ईरान और मध्य एशिया को जोड़ता था। यूरोप, ईरान और मध्य एशिया को, ये पूरा जो है यूरोप, ईरान और मध्य एशिया को जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिण भाग हिंद महासागर से गुजरता था। इसका दक्षिण भाग तो जो था वो हिंद महासागर से गुजरता था। ठीक, ये ऊपर का भाग था जो यूरोप, ईरान और मध्य एशिया को जोड़ता था, और दक्षिण का भाग हिंद महासागर को से गुजरता था, और उत्तरी भाग कश्मीर तथा हिंदकुश पर्वत को पार करके गुजरात तक था। ठीक, इधर आपका। और कनिष्क में रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। कनिष्क ने जो रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया तथा रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर वसूलता था, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। कनिष्क का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का स्रोत जो था वो था रेशम मार्ग में होने वाला व्यापार। कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। ठीक, जिस कारण उसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे और इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव
की चर्चा मिलती है और इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। अब अगले वीडियो में हम गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।